नमस्कार। राजेश सर हिंदी चैनल में आपका स्वागत। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनमें हिंदी को एक विषय के रूप में शामिल किया जाता है, खासतौर से शिक्षक भर्ती परीक्षाएं विभिन्न राज्यों की जो होती हैं उसमें हिंदी के विद्यार्थी जो शामिल होते हैं उनके लिए हमारा एक वीडियो है। आगामी कुछ महीनों में मध्य प्रदेश में शिक्षक चयन परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों का चयन होगा। उसमें जो हिंदी विषय को लेकर जो विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं उनके लिए ये वीडियो लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का आयोजन हो रहा है उसमें जिन किताबों को, जिन साहित्यकारों को, जिन प्रवृत्तियों को, जिन विधाओं को शामिल किया है उन पर मैं कुछ वीडियो आने वाले दिनों में आपके सामने लगातार लेके आता रहूँगा। आज का वीडियो ऐसी एक किताब को लेके है जो उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में शामिल की गई। किताब का नाम है राग दरबारी। आचार्य श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित ये किताब अपने आप में अनूठी और बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का एक सोपान है। राग दरबारी के बारे में मोटी मोटी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूरी किताब को पढ़ने के से बेहतर है कि इसका एक संक्षिप्त रिव्यू मैं आपको बता दूं और इसके बारे में छोटी छोटी बातें आपको बता दूं। श्रीलाल शुक्ल वैसे तो एक व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं और ये उपन्यास भी न इसका संबंध राग से है न इसका संबंध तलवार से। इसको पढ़ के कई बार लोगों को गलतफहमी होती है इसका टाइटल देख के कि यह किसी संगीत या म्यूजिक से संबंधित कोई किताब होगी। ये कुल मिला के एक हास्य व्यंग प्रधान उपन्यास है और उसी शैली में लिखा गया अनूठा, मुझे जहाँ तक ज्ञात है पहला उपन्यास है जिसको व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है और इसे हिंदी में अपनी क्लासिक उपन्यास का दर्जा प्राप्त है। इस उपन्यास की महानता इससे सिद्ध हो सकती है कि यह उपन्यास 1967 में लिखना शुरू किया, 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और अगले ही वर्ष इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह उपन्यास राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक पतनोन्मुखी जो प्रवृत्तियां समाज में हैं उनको आधार बनाते लिखा है। इस उपन्यास में आप किसी एक कथा सूत्र की तलाश करेंगे तो शायद आपको निराशा होगी। यह उपन्यास एक महानगर से थोड़ी दूर पर एक कस्बा है जिसका नाम है शिवपालगंज। शिवपालगंज को लेकर किताब लिखी गई है। शिवपालगंज अपने आप में एक अनूठा, एक पिछड़ा गांव है जहाँ की राजनीतिक चेतना, जहाँ की सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ, जहाँ का सामाजिक ताना बाना अपने आप में एक विशेषताओं को लिए हुए है। उस गांव की पूरी व्यवस्था, वहाँ के एक प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका नाम वैद्य जी है। वैद्य जी ही वहाँ के राजनीतिक और सामाजिक सर्वेसर्वा है। वैद्य जी कोऑपरेटिव यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, स्थानीय कॉलेज के चेयरमैन भी हैं और अपने आप में बहुत कुछ है। वैद्य शिवपालगंज, अगर पूरा शिवपालगंज कहीं है, किताब में एक जगह लिखा है अगर शिवपालगंज कहीं है तो वैद्य जी की बैठक में। वैद्य जी इसके अलावा इतना एक पुश्तैनी धंधा भी करते हैं, रोगों के इलाज के लिए देशी आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाना और बेचना, ये अलग बात है। इसके अलावा इस उपन्यास में वैद्य जी के दो पुत्र हैं। एक बड़ा बद्री पहलवान के नाम से जाना जाता है, उसका पहलवानी शौक है। छोटा एक मरियल सा, एक 10वीं में 3 साल फेल हो चुका एक लड़का है जिसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि इलाके का थानेदार भी उसको देखते ही खड़ा हो जाता है अपनी कुर्सी से, जबकि वो 10वीं में 3 साल फेल हो चुका है और स्थानीय छात्र संघ यूनियन का अध्यक्ष। एक और बड़ा मजेदार पात्र इसमें आपको मिलेगा जो हमेशा वैद्य, उसका काम है वैद्य जी की बैठक में बैठे रहना, भांग घोंटना,
बैठने वालों को भांग पिलाना। उसका नाम वैसे तो मंगल है, लेकिन उसको सब शनिचर के नाम से करते। गांव में जब प्रधान का चुनाव की बात आती है, पंचायत का चुनाव होता है, तो वैद्य जी शनिचर को सरपंच के पद के लिए खड़ा कर देते हैं और आप देखिए वो जीत जाता है। जीतना ही था उसे। इसके अलावा कुछ बात इसमें और है। एक कॉलेज का प्रिंसिपल है जो कॉलेज का काम कम करता है, वैद्य जी का काम ज्यादा करता है। कॉलेज में अपनी एक राजनीति है, किस तरह से शिक्षकों को हटाया जाता है, किस तरह से शिक्षकों को ज्वाइन कराया जाता है। कॉलेज में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ राजनीति होती है। स्थिति यह है कि फिजिक्स का जो टीचर है वो गणित पढ़ा रहा है, गणित का टीचर हिंदी पढ़ा रहा है, संस्कृत पढ़ाने वाला अंग्रेजी की पीरियड को लेने जा रहा है। इस तरह बहुत सी व्यवस्था है। इसके अलावा एक लड़की है, बेला नाम की है, थोड़े से समय के लिए आती है, लेकिन कथा सूत्र को जोड़ने का काम करती है। एक और मजेदार पात्र है जो पहलवान है, छोटे पहलवान के नाम से जाना जाता है। छोटे पहलवान और उसके पिता में 3 पीढ़ियों से, मतलब उसके परिवार में 3 पीढ़ियों से पिता पुत्र में झगड़ा चलता आता है। पिता अगर पुत्र को ना मारे तो पुत्र को भोजन अच्छा नहीं लगता। पिता अगर पुत्र को गाली ना दे ले, इस तरह से वो चलता रहता है। इस गांव की एक विशेषता और है। इस गांव में जितनी विकृतियां हैं, जो समाज में व्याप्त विकृतियां हैं, वो इस उपन्यास में। इसमें जगह कहा गया है कि शिक्षा व्यवस्था एक तो रास्ते में पड़ी हुई कुटिया है, इससे कोई भी लात मार के चला जाता है। इस तरह से व्यंग्यात्मक चीज है। एक व्यक्ति और है जिसका नाम लंगड़ है, जो इसका एक पैर कटा हुआ है। वो गांव की तहसीली में एक जमीन की नकल निकलवाने जाता है। तहसील का जो बाबू है वो 5 रुपये रिश्वत मांगता है। तो लंगड़ कहता है कि साहब नियम तो 2 रुपये देने का है। तो बाबू कहता है कि अब आप एक काम करिए, नियम से ही निकलवा लीजिए। तो लंगड़ भी अड़ जाता है, वो कहता है हम नियम से ही लेंगे। 5 साल हो गए हैं, न नियम से वो नकल निकलवा पा रहा है, न बाबू नियम से निकल दे पा रहा है। तो इस तरह की जो समाज में, अदालतों में, ऑफिसों में जो छोटे छोटे भ्रष्टाचार व्याप्त हैं वो यहाँ है। कोऑपरेटिव यूनियन में गबन हो जाता है, कॉलेज में गबन हो रहा है। इस तरह से पूरा सिस्टम में जो सड़ांध है वो इस उपन्यास में आप महसूस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये उपन्यास किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी युग में अप्रासंगिक नहीं होता। यही वास्तविकता है। लेखक ने किसी भी स्तर पर इसको एक फिक्शन, भले ये फिक्शन है लेकिन ये फैक्ट है। आगे इसी तरह की और उपन्यास और बातों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। नमस्कार।